अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि आप सिर्फ़ ये वाला लेक्चर देखिए और अभी आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है, उसके लिए बस ये काफ़ी है और आप सिर्फ़ एक लेक्चर से पूरी अपनी पेपर तैयारी कर लें। तो ये लेक्चर आपने बहुत डिटेल के साथ देखना होगा इसको, हर एक पॉइंट मतलब जितनी भी टॉपिक पेपर के हवाले से ज़रूरी है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने नोट्स के हवाले से कुछ फ़िक्र नहीं करनी। नोट्स आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल दे दें या व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। यहाँ पे आप ये कोशिश करें कि उन टॉपिक को समझें। टॉपिक को समझ लेंगे तो फिर वो नोट से आपको पेपर में लिखना आपके लिए आसान होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स और उसके ब्रांचेस। फिजिक्स और उसके ब्रांचेस, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये पेपर में जरूर दिया जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में। हमने कोशिश की कि वो तमाम टॉपिक्स जो पेपर के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट वो सारे हम इस एक वीडियो में डिस्कस करें ताकि आप लोग वो देखें और आपका पेपर भी क्लियर हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बयान करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स किससे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो फिजिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान आपस में ताल्लुक को। मतलब फिजिक्स में हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो फिजिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर, मतलब हर वो चीज जो जगह गिरती हो और कमियत रखती हो उसको हम कहते हैं मैटर। और एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। और इसके आपस में रिलेशनशिप हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिक्स में। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप यहां से इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की मदद से ये यहां आएगा, कुछ काम करेगा। ये जो फोर्स है इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, आपके फोर्स ने एनर्जी अप्लाई करके और यहाँ पे इस पे काम किया। तो इनका आपस में क्या ताल्लुक है? मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से कम फोर्स लगाएंगे तो ये किस तरह रिएक्शन करेगा, या ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये कैसे बिहेवियर करेगा। या हमारे पास मैटर चेंज है, यहाँ पे ये तो सॉलिड है, अगर आप लिक्विड ले और लिक्विड पे फोर्स लगाने, एनर्जी लगाने, तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस आएगी। तो वो तमाम चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिक्स में। तो फिजिक्स की डेफिनेशन इस तरह बनती है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deal with the study of matter, energy in their mutual relationship is called physics। अगर आप बहुत आसान अल्फाज से समझने की कोशिश करें, the study of nature is called physics। नेचर की जो स्टडी होती है उसको भी हम फिजिक्स कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके ब्रांचेस। जब वक्त के साथ साथ लोगों ने तरक्की शुरू की तो फिजिक्स की अहमियत भी बढ़ती गई। तो इस तरह फिजिक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली जो ब्रांच आई उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। पहली ब्रांच मैकेनिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मैकेनिक्स में हम करते हैं स्टडी ऑफ मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की स्टडी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं मैकेनिक्स में। तो देखिए, शुरू से अगर कोई भी चीज ना हो लेकिन मोशन लोग तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो देती है हर एक चीज, तो ये चीज लोगों की जिम्मेदारी की मोशन किस वजह से हो रही है, किस तरह हो रही है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को। और फिर मोशन की स्टडी दो तरह की आती है, एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट काज, मतलब किसी भी किस्म की काजेस को हम डिस्कस नहीं करते, तो वो हमारे पास आते हैं काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काज। और यहाँ पे डायनामिक्स, स्टडी ऑफ मोशन, ये भी स्टडी है विद काज के। यहाँ पे कौन सी, क्यों, किस वजह से है। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आप यहाँ से इधर शिफ्ट हो गए, तो अब अगर हम डायनामिक्स आपकी स्टडी करना चाहते हैं तो डायनामिक्स आपने तो मोशन की, किस वजह से की, क्यों की, कौन सी फोर्स अप्लाई कर ली, मतलब ये सबसे बड़ी वजह जो आपके पास आती है वो फोर्स। तो फोर्स आप इसमें डिस्कस करते हैं और ये विदाउट काज है। तो मैकेनिक्स सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन की। तो मोशन की भी हमारे पास दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट काज जिसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, और दूसरी आपके पास आती है डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन विद काज। तो ये इसकी पहली ब्रांच थी। दूसरी ब्रांच हमारे पास आती है, वो दूसरी ब्रांच हमारे पास आती है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो अब देखिए, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम क्या करते हैं? हीट कहते हैं हीट एनर्जी को, मतलब एनर्जी का एक जिस्म से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। और टर्म का मतलब है ये टेम्परेचर से निकला है, तो मतलब ये टेम्परेचर का डायनामिक्स मोशन से आया है ना, कि टेम्परेचर का एक जिस्म से दूसरी जगह ट्रांसफर होना हम क्या करते हैं फिजिक्स में, ये भी डिस्कस करते हैं। ये एक फिजिक्स की ब्रांच बनती है। हमने देखा है कि जब किसी जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा हो तो उससे हीट निकलती है और जिस टेम्परेचर का कम हो तो उधर जाती है। तो ये फिर आप
बहुत डिटेल के साथ आगे मतलब 10 में या फर्स्ट ईयर में इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये फिजिक्स की दूसरी ब्रांच बनती है जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट एंड टेम्परेचर इन देयर रिलेशनशिप। इनका रिलेशनशिप क्या है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जांपल आती है कि बॉइलिंग हो गई, फ्रीजिंग हो गई, पानी का बॉयल करना, फ्रीज करना, ये किस तरह हो रहा है। तो ये तमाम प्रोसेस हम इधर डिस्कस करते हैं और इसको अपनी लाइफ की अपनी यूजफुल चीजों के लिए फिर यूज करते हैं, तब इससे हम फायदा लेते हैं। तीसरी ब्रांच आपके पास आती है ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब ऑसिलेशन एंड वेव्स नाम से जाहिर है किसी ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत को हम कहते हैं ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो। और वेव्स एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसको हम कहते हैं वेव्स। मतलब वेव्स में आपके पास मैटर ट्रांसफर नहीं होती लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो ये फिजिक्स की तीसरी ब्रांच है और इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस तरह बिहेवियर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम ले ले और आप इधर डिस्प्लेस कर ले। आपको पता है कि ये इधर इस तरह हरकत करेगा, दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान हरकत करेगा। तो ये जो मोशन करे इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं और इसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम कहते हैं वेव्स। ये कुछ वेव्स प्रोड्यूस करेंगे ना पानी में। क्लास 10 में पहले चैप्टर में आप फिर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हमारा काम क्या है कि हम 9th वाला पेपर अच्छी तरीके से दे दें, तो इस वजह से उधर उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं ऑसिलेशन। और वेव्स के सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि इसके जरिए से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होती। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप दो दोस्त हैं, आपने रस्सी पकड़ी है और एक रस्सी को इस तरह वेव्स दे देता है, मतलब जर्क दे देता है। तो क्या कर लेते हैं, रस्सी इस तरह होके आपको महसूस हो जाती है। क्या उन्होंने वो रस्सी में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की है उन्होंने वो रस्सी आपकी तरफ भेजी है? ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन वो वेव्स के जरिए से आपकी तरफ एनर्जी आई है और आप अपने हाथ में वो महसूस कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वेव्स के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होती। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के आपके पास स्प्रिंग्स, वाटर वेव, तो ये तमाम इसी में आते हैं। अच्छा, चौथी ब्रांच आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लाइट्स के लिए यूज होता है। मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये और इनके इंस्ट्रूमेंट जो इन लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे आपके पास शीशा हो गया, लेंसेज हो गई, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप वगैरह, तो ये तमाम आपके पास ऑप्टिक्स में। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज और उनसे और जो इंस्ट्रूमेंट इन लाइट को डिटेक्ट करते हैं उनके प्रॉपर्टीज वगैरह हम डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई हमारे पास चौथी ब्रांच। देखिए, पांचवी ब्रांच नाम से ही जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस को और मैग्नेटिक चार्जेस को हम डिस्कस करते हैं और उनका आपस में ताल्लुक। ये जो इलेक्ट्रिक में आप देखते हैं कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज और इनके चार्जेस को डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम फिजिक्स की एक और ब्रांच बन जाती है। छठा वाला है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम की प्रॉपर्टीज, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिनसे वो बनते हैं वो, और न्यूक्लियर फिजिक्स कि न्यूक्लियस में एटम किस तरह है, जब हम न्यूक्लियस में कुछ इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को डाल ले या न्यूट्रॉन को डाले तो वो किस तरह बिहेवियर करता है, और वो तमाम प्रॉपर्टीज हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो एटम की प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड हो तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, रिलेटिविटी, तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आम मोशन नहीं है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। ये बहुत ज्यादा तेज मोशन होती है और वो जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, वो ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाते हैं, मतलब उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड इतनी हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज वो किस तरह बिहेवियर करेगा, उनके लिए टाइम पेयर कैसा होगा, लेंथ कैसी होगी, लेंथ डायलेशन, ये तमाम चीजें हमारे पास किस में आती है, इस ब्रांच में आती है। तो रिलेटिविटी, इसमें भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये वाली जो मोशन है ये हाई स्पीड, मतलब हमारे डेली लाइफ वाली स्पीड से मुख्तलिफ है। इनमें हम वो वाले ऑब्जेक्ट लेते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो गई। तो ये तमाम हम रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं। अच्छा, 8 वाला आता है क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटा, मतलब एनर्जी की पैकेट्स, जिसको क्वांटा कहा जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो लाइट हमारी तरफ आ रही है सूरज से, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है और ये पैकेट्स की फॉर्म में आती है और उसको कहा जाता है क्वांटा, और उससे ये निकलते हैं क्वांटम फिजिक्स। और ये आपके पास
मॉडर्न फिजिक्स है और यहाँ से फिर आपके पास मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद शुरू हो जाती है और क्वांटम फिजिक्स में हम इनके बारे में मतलब आइंस्टाइन इनकी फिजिक्स फिर यहाँ से शुरू हो जाती है और वो हम फिर पढ़ते हैं। अच्छा, 9th वाला आता है, 9th वाला आपके पास पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स किसे कहते हैं? जिसमें हम मुख्तलिफ पार्टिकल जैसे एटम्स मुख्तलिफ पार्टिकल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बेसिक बोसॉन्स, इस तरह के पार्टिकल्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स, तो ये तमाम पार्टिकल्स हम इनमें डिस्कस करते हैं और पूरी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल की नेचर कि वो फंडामेंटल है या नहीं है, या उनकी कौन कौन सी खासियत है जिसकी वजह से वो हम इनको फंडामेंटल कहते हैं, तो वो तमाम हमारे पास इधर पार्टिकल फिजिक्स में आ जाते हैं। अच्छा, 10 वाला आपके पास है एस्ट्रोफिजिक्स और 11 वाला आपके पास है बायोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स और आपकी बुक में इसके लफ्ज आया है कॉस्मोलॉजी, मतलब कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स दोनों एक ही तरह है कि इसमें हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज, ये तमाम हम यहाँ पे पढ़ते हैं और इनकी नेचर, प्रॉपर्टीज किस तरह है, ये तमाम के तमाम इधर हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स में आ जाते हैं। और इसी तरह बायोफिजिक्स, फिजिक्स के उसूलों को यूज करके इन मेडिकल में हम उससे कुछ मदद ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यूज इन बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। मतलब फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके आप उनके बायोलॉजी में उनसे मदद ले लें, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, बायोफिजिक्स। तो ये आपके पास मिसाल इसकी आ जाती है एक्सरे। अब एक्सरे जो बनाए हैं वो फिजिक्स वालों ने बनाए हैं और हम इसको यूज करते हैं ना मेडिकल में, मतलब आपकी अगर कोई हड्डी टूट गई हो, आप गिर गए हैं, कुछ मसला आ रहा है, तो आप एक्सरे की मदद से आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेरे पास ये मसला है और फिर डॉक्टर प्लास्टर वगैरह ये सारी चीजें कर लेता है। तो ये आपके पास आ जाती है बायोफिजिक्स में। तो ये थे हमारे पास टोटल 11 ब्रांचेस और इन 11 ब्रांचेस में से आपको कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं कि फिजिक्स के ब्रांचेस बयान कर ले। जब ब्रांचेस बयान करें तो पूरे आपने बयान करनी है, डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, बाकी कोई भी चीज नहीं है। और कभी कभी आपको आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि 2 ब्रांचेस, 3, 4 ब्रांचेस बयान कर ले, तो फिर आपकी मर्जी है जो आ रही है। नोट्स की आप फिक्र ना करें, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ वीडियो देखें और इनको समझे। नोट्स के लिए आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल या व्हाट्सएप नंबर दे दें तो हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, याद रखिए कि ये हमने तरतीब के साथ ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम वो वाले टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं जो जरूरी है। तो मतलब इसमें कुछ टॉपिक स्किप भी होंगे दरमियान में। ये वीडियो उन टॉपिक के लिए स्पेशली जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो जब पेपर के हवाले से पहले चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है वो स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन किस तरह कहते हैं कि देखिए, फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी से मुराद ऐसी क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सके, तो मेजरमेंट कर सकते तो वो उन क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं और वो क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो एटम का न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और इसी तरह अगर आप देखें तो मास ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा है। तो इन दोनों के बहुत ज्यादा और बहुत छोटा वैल्यूज को हम अगर लिखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया, साइंसदान आके बैठे और उन्होंने एक तरीका निकाला और इस तरीके को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। इसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को पावर ऑफ 10 में आसानी के साथ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, अब हम इसको लिखते हैं तो हमें गलती महसूस होती है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है, हम पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0.04 10 पावर 9। यहाँ पे अगर मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर लगा ले, जो यूनिट वो पे लगा ले। अब ये देखिए, हमने ये वाली वैल्यू हमें लिखना आसान है बनिस्बत इसकी, क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे तो शायद यहाँ पे 8 4 कुछ गलती भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम आसानी के साथ उस वैल्यू को लिख लेते हैं। एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटे वैल्यू को आसानी से पावर ऑफ 10 में लिखें, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए, मास ऑफ द अर्थ आपके पास है, तो इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गलती महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे 24 जीरोस हैं और 24 जीरोस को आप लिखेंगे तो टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है और गलती की भी चांसेस है। तो हम आसानी के साथ, ये इसका फायदा है। अब हम ये तो लिख लिया, लेकिन हम सीखने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट नॉन जीरो जो 10 से कम होनी चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो 10 से कम होनी चाहिए, उधर पॉइंट ले आए, उसको कहते हैं मैंटीसा। और दूसरा जो पावर ऑफ 10 पे आ जाती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो देखिए, यहां पे पॉइंट है तो इधर शिफ्ट करें 1 2 3 4, तो 6.45 10 पावर 4।
तो ये आपके पास मेंटिस आ गया और ये आपके पास एक्सपोनेंट का पावर ऑफ 10 जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो ये दोनों चीजें इसको कही जाती है और ये आपके पास क्या है, मेंटिसा। ये आपके पास मेंटिसा कहलाते हैं। हमेशा मेंटिसा याद रखिए कि वो क्या होगा, 10 से स्मॉलर होगा। और अब ये तो पॉजिटिव आ रही है, अगर आप पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ 10 पॉजिटिव होगी। और अगर पावर को आप राइट साइड पे ले जाने तो पावर ऑफ 10 को नेगेटिव लेके बस सारी। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। अब ये बहुत छोटी वैल्यू है, आप लिखेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो जो 10 से कम होनी चाहिए, मतलब वो 4 है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 10 पावर माइनस 5। तो ये आपके पास एक वैल्यू इस तरह लिखने की, स्टैंडर्ड नोटेशन पे लिखने की आपके पास बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो पेपर में बार बार आता है, हर दफा पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखिए स्टैंडर्ड नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन में नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक। ये क्वेश्चन हर दफा आता है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि आपको कहा जाता है कि एक हफ्ते में सेकंडों की तादाद बता दे और फिर उनको साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। अगर स्टैंडर्ड नोटेशन लिखा हो तब भी आपने यही कुछ करना है और अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखा हो तब भी आपने यही कुछ करना है। तो आप किस तरह, जब आप इसकी सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, आप कहेंगे कि वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आप पहले एक घंटे में सेकंड की तादाद बता दें, तो यहां पे आपको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, सही है। अब हमें तो 60 मिनट तो मिल गए, लेकिन हमने तो एक मिनट में देखने हैं कि कितने सेकंड आ सकते हैं। तो हमें पता है कि एक मिनट में होते हैं हमारे पास 60 सेकंड। क्लियर हो गया। अब आप एक घंटे में सेकंड देखेंगे तो एक घंटे में आपके पास आ जाएंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 300 सेकंड। मतलब एक घंटे में हमें मिल गए कि कितने सेकंड हो सकते हैं, 3600 सेकंड। अब आप क्या करें, ये तो एक घंटे क्या गए, हमने कितने घंटों में मालूम करने हैं, 24। तो ये मल्टीप्लाई कर ले तो 1 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो इससे आपके पास जो आंसर आता है कैलकुलेटर की मदद से आप कर ले, मतलब हमारे पास एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। अब तो ये एक दिन के लिए, लेकिन क्वेश्चन कहां पे है कि आप 7 दिन के लिए। तो क्लियर है, 7 के साथ ये मल्टीप्लाई कर ले, 7 के साथ ये मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 4800 सेकंड। ये आ गए हम आपके पास 7 दिन में सेकंड की तादाद। अब आपने क्या लिखना है, इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में, इन साइंटिफिक नोटेशन। तरीका क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने लेके आना है और वो मेंटिस होते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, तो 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 सेकेंड्स। तो ये आपके पास अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपको ये कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, याद रखिए ये वाले क्वेश्चन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और आप इसको सॉल्व कर। गिवन किस तरह, हमें बताया गया था कि नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक फाइंड कर ले, एक हफ्ते में कितने सेकंड हो सकते हैं। तो एक हफ्ते के लिए फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें एक दिन का पता चल जाए। तो हमें तो पता है कि एक दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन एक घंटे में सेकंड कितने हैं वो तो हमें नहीं पता। तो हमें तो ये पता है कि एक घंटे में 60 मिनट है, 60 मिनट है। अब एक मिनट में 60 सेकंड है, तो एक घंटे में आपके पास कितने आ सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड्स। इसको मल्टीप्लाई करें 24 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 86,400 सेकंड्स। मतलब हमें एक दिन में इतनी ज्यादा सेकंड मिलते हैं। अब 7 में इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये आ जाएगा 60,04,800 सेकंड्स। इनको साइंटिफिक नोटेशन में लेके तो ये कंप्लीट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये आपके पास हो गई चैप्टर फर्स्ट में ये टॉपिक जरूरी थी जो हमने कर ली। अब हम जाते हैं चैप्टर 2 वाली टॉपिक ऐसे कि जो जरूरी है। अच्छा, तो स्पीड हम बयान करते हैं कि स्पीड मतलब ये आता है कि तरंग एसोसिएटेड विद मोशन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे हम स्पीड, वेलोसिटी और इसके साथ एक्सेलरेशन, ये तीन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर एक बंदे को हम कोई कहे कि बाहर से एक चीज ले आए और वो दौड़ता है और 5 सेकंड में यहाँ पे ये बंदा खड़ा है और या दूसरा बंदा खड़ा है और आप कहे कि उधर तक दौड़े
और पहला वाला बंदा वो 5 सेकंड में जाता है और लेंथ मतलब 10 मीटर है, और दूसरा बंदा इसके साथ खड़ा है और इधर तक वो 2 सेकंड में आता है, यही 10 मीटर का फासला। तो हम कहते हैं कि दूसरी वाली बंदी की जो स्पीड है वो ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस है ना वो कोई बंदा जितने टाइम में कवर कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, उसकी स्पीड है। डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो बंदा जल्दी कवर करेगा सेम डिस्टेंस को तो हम कहते हैं उसकी स्पीड ज्यादा है। अच्छा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। और इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट बनती है, देखिए मतलब अगर आप इसका फार्मूला देखिए तो स्पीड हम इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, s डिवाइड बाय t, तो लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो इससे आपके पास लेंथ की क्या है मीटर और टाइम की क्या है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसको इस तरह लिखा जा सकता है। दोबारा सुनिए, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो फार्मूला बनता है वो s डिवाइड बाय t है और इसकी यूनिट ये आता है और ये है मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास स्पीड क्या गई। अब स्पीड किस टाइप है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपने एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर और फिर इधर, तो आप मिसाल के तौर पर पहले यहाँ पे 5 मीटर फासला कवर कर लिया 2 सेकंड में, यहाँ पे 10 मीटर कवर कर लिया 5 सेकंड में, और यहाँ पे फिर 5 कवर कर लिया 1 सेकंड में, और यहाँ पे फिर 5 2 सेकंड में, और इसी तरह ये वाला 3 मीटर 1 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस आपने कितनी कवर किए? 5 15 20 25 28 27 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया? 3 4 और 9 11। तो इससे 0.225 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ रही है? एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड्स। अच्छा, एवरेज स्पीड्स के बाद फिर आ जाती है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी खास लम्हे, जिस लम्हे आपने देखा कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिस वक्त आपने देखा उसकी स्पीड कितनी है, तो वो आपके पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये आपके पास आ जाते हैं लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस डिवाइड बाय डेल टी। मतलब टाइम इतना कम होगा इंटरवल टाइम कि वो जीरो को अप्रोच करे, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो को तकरीबन बराबर है। जैसे आप मोटरसाइकिल वगैरह पे जा रहे हैं ना, जैसे आपने मोटरसाइकिल स्पीड मीटर को देखा कि मेरी स्पीड कितनी है, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस है। जिस लम्हे आपने देखा तो वो आपके पास क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, फिर आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि एक जैसे एक जैसे टाइम इंटरवल में एक जैसे डिस्टेंस कवर करना। मतलब अगर पहले सेकंड में आपने 1 मीटर का फासला तय कर लिया तो दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, चौथे में भी 1। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करने को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। और लास्ट वाली आ जाती है वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि आप इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने को हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब पहले सेकंड में आप 1 मीटर फासला तय कर ले, दूसरे में 10, तीसरे में 1, फिर तो ये आपके पास क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। तो स्पीड्स यहां तक कंप्लीट होती है। फिर क्या है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के फिर हमारे पास टाइप्स आते हैं। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जितना आपने डिस्टेंस कवर कर लिया उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर ले तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब है जिस खास लम्हे, जब भी जैसे आपने देखा कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है स्पीडोमीटर में देखा तो वो आपके पास क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने को हम कहते हैं यूनिफॉर्म। इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो अब हम बयान कर लेते हैं वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब देखिए, स्पीड का डिस्टेंस में चेंज, यहां पे आपके पास वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आती है पर यूनिट टाइम को उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अगर हम लिखे तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे तीर का निशान क्या बता रहे हैं कि ये आपके पास एक वेक्टर
क्वांटिटी है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करते हैं, तो वेलोसिटी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें जिस किस्म की चेंज आ रही है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर, और इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट भी सेम वैसी है जैसे स्पीड की यूनिट है, लेकिन फर्क क्या है? स्पीड आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्क सिर्फ इधर आ रहा है, बाकी इसमें कोई भी किस्म की फर्क नहीं आ रही है। फर्क दो जगहों पे, एक स्पीड आपके पास डिस्टेंस में चेंज है और वेलोसिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी सेम है। अच्छा, अब इसकी भी टाइप्स बनते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो ये देखिए एग्जैक्टली जिस तरह स्पीड था वैसे यही भी है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। जितना आपने डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है तमाम और जितना टाइम लिया है उनको डिवाइड कर ले तो आपके पास एवरेज बन जाएगी। एवरेज को लिखने का तरीका ये है कि ये इस तरह और इज इक्वल टू टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सही है। अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो जिस लम्हे आपने देखा उसमें जो चेंज आ रही थी वो आपके पास क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। मतलब हमने स्पीड का देखा था कि जिस वक्त आपने देखा और उस वक्त उसकी क्या स्पीड थी, तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। तो यहाँ पे जो जिस वक्त आपने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और उस वक्त उनकी क्या स्पीड थी, जब जिस भी पॉइंट पे, तो आपके पास क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं कि यहाँ पे लिमिट del t approaches to 0 और इसके साथ VINST इंस्टेंटेनियस और d डिवाइड बाय डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस का कि यहाँ पे टाइम बहुत कम है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसको जीरो नहीं पुट करना, क्योंकि अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बहुत कम होगा, लेकिन जीरो नहीं है। ये वाले आप फर्स्ट ईयर में लिमिट एंड फंक्शन में आप सीखेंगे, लेकिन आप सिर्फ इन दर बताए कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को बयान कर ले तो द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसमें आप मैथमेटिकली लिखेंगे कि ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और ये लिखेंगे। तो ये था वेलोसिटी। अब हम बयान करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं वो क्या है? एक्सेलरेशन है। मतलब अगर आप मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ जाए मतलब आपकी स्पीड ज्यादा हो जाए या कम हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अगर आप इसकी एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट इसकी बनती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखिए वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम पे क्या है? सेकेंड है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह भी हम लिखते हैं, और दूसरी बात हम इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की इसी तरह टाइप्स आती है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरी टाइप्स आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो शॉर्ट इंटरवल के लिए जो चेंज आ जाए ना, वही है, वही चीजें, तीनों चीजें डिफीट हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे आपके पास ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो del v डिवाइड बाय डेल्टा t। तो ये आपके पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब फिर आ जाते हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब ये है कि इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ जाए वेलोसिटी में। मतलब पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। और वेरिएबल एक्सेलरेशन इसका मतलब है कि इसमें जो चेंज आ जाए ना वो इक्वल ना हो, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 10 आ जाए, तीसरे में फिर 5 आ जाए या 2 आ जाए, तो ये आपके पास क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन है। आगे हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में हमारे पास ये दो तरह की क्वांटिटीज है, हम जब भी डील करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज है दो तरह की, एक को हम कहते हैं स्केलर और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर। अब पहले हम बयान करते हैं स्केलर क्वांटिटीज, वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत हो, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी यूनिट, तो इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी।
दोबारा सुनिए, वो तमाम क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर आप दुकानदार के पास चले गए और उनको कहे कि मुझे 5 kg शुगर दे दे, अब ये देखिए 5 kg शुगर, तो 5 आपके पास मैग्नीट्यूड है और ये आपके पास यूनिट है, तो उनको आपकी बात की समझ आ जाएगी। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और फिर आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। तो देखिए तीन चीज इधर आ जाती है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, यूनिट प्लस डायरेक्शन। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। मतलब क्या है कि देखिए अगर आपको मैं कहूं ना कि आपका दोस्त आपके लिए खड़ा है 10 मीटर की फासले पे खड़ा है या 200 मीटर के फासले पे, तो आप तो पूछेंगे ना किस साइड पे 200 मीटर, इस साइड पे, लेफ्ट राइट आगे पीछे, कोई डायरेक्शन तो आप पूछेंगे ना। तो ये आपके पास अब वेक्टर है। तो देखिए 200 मीटर, 200 मीटर, ये तो आपके पास होगी स्केलर वाली चीज आ गई। लेकिन आप अगर मैं कहूं कि लेफ्ट साइड पे चले जाए तो अब ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्शन। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और ये वेक्टर क्वांटिटीज, अब फर्क क्या है कि इस वेक्टर क्वांटिटीज को हम आम अलजेब्रा की मदद से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक और तरीका अप्लाई कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। वो जब आप आगे ये आराम के साथ सीखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में हम इसको फिर बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला लेक्चर हमारे पेपर के हवाले से जो जितने क्वेश्चन आते हैं वो हम करते हैं। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि इसको हम आम अलजेब्रा की मदद से ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए हम स्पेशल मेथड है जो हेड टू टेल रूल कहलाता है। नोट्स की फिक्र नहीं करनी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आगे टॉपिक आता है हमारे पास न्यूटन्स लॉज। अगर फिजिक्स का पेपर हो उसमें न्यूटन लॉज ना हो तो वो तो फिजिक्स का पेपर ही नहीं हो सकता। तो तीन लॉज है, एक ही को हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक अगर कोई बाय से उसमें कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो इसको हम कहते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखिए मिसाल के तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये उस वक्त तक रेस्ट पे होगा जब तक कोई बाहर से आके इसको ना छेड़े, उस वक्त तक ये रेस्ट पे होगा। तो ये तो हो गए, ये तो हमें कॉमन ऑब्जर्वेशन में समझ आती है। लेकिन अगर आप देखिए कि एक फुटबॉल है और वो इस तरफ जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये तो न्यूटन की बात गलत हो गई क्या? गलत नहीं है। यहाँ पे इस तरह है कि इस फुटबॉल पे इधर एक फोर्स लगती है, फ्रैक्शन फोर्स लगती है, और दूसरी एयर के पार्टिकल्स हैं वो इनको रोक रहे होते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से ये भी खत्म कर ले और ये भी खत्म कर ले तो ये बॉडी आप देखेंगे हमेशा जाएगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये बताते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जब उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके खिलाफ मुज़ाहमत पेश करती है। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है अगर उसमें कोई चेंज आ रहा हो तो उसके खिलाफ मुज़ाहमत पेश करती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चाहते हैं कि मैं रेस्ट पे रहूं, तो ये इनर्शिया होती है। और अगर मोशन में है तो वो यही चाहता है कि मैं मोशन में रहूं। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अगर मास ज्यादा होगा तो आपके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगी, और मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगी। जैसे अगर मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप उसको धक्का देना चाहते हैं तो वो तो मुज़ाहमत शो करेगा, अपोजिशन शो करेगा। जो अपोजिशन शो करेगा तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी होगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अगर कम हो तो आसानी के साथ चलना शुरू कर देगी। इसी तरह अगर साइकिल आ रही है तो आप आराम के साथ उसको रोक लेते हैं, और अगर ट्रक या गाड़ी वगैरह आ रही है तो उसका मास ज्यादा है तो आपको रोकने के काबिल नहीं है। तो ये आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ था। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाए और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें तो उस एक्सेलरेशन की मिकदार फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F, मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मिसाल के तौर पर ये मार कर है ना, मैं आराम के साथ पहनूं तो इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस, कम फोर्स। अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। दूसरी बात, ये एक्सेलरेशन मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह
अगर ये मार्कर मास इसका कम है तो मैं इस पे ज्यादा फोर्स के साथ बहुत दूर फेंक सकता हूँ। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा क्रेट या पत्थर वगैरह हो तो मैं तो नहीं फेंक सकता ना। तो मास ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगी, मास का कम होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम तो इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन कर लेते हैं, तो एफ डायरेक्ट ए आ जाएगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म कर लेते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और कांस्टेंट यहाँ पे के है, एफ एम। अब क्या कर लें, यहाँ पे आपके पास के ये कांस्टेंट है। अब इसके बारे में नहीं सोचना, ये बहुत सारे खुद बयान कर लेते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट में आगे जाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल में ये चीज प्रूव करेंगे। तो के इज इक्वल टू 1, तो इधर 1 आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो एफ बाई एम, और ये उधर चला जाएगा एम ए। तो ये न्यूटन का आपके पास सेकेंड लॉ है, और इसकी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट। लेकिन याद रखिए एन को आपने शॉर्ट रखना है। तो ये आपके पास क्या आता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब इसके मुताबिक ये कि अगर आप 1 केजी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे तो आपने कितनी फोर्स लगाई है, 1 न्यूटन। दोबारा सुनिए, अगर 1 केजी ऑब्जेक्ट में आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें तो आपकी फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन। अच्छा, अब हम बयान करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमें क्या बताती है, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, एक्शन इज रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, अमल और रद्द अमल आपस में बराबर, और अमल एक जिस्म पे होता है और रद्द अमल दूसरे जिस्म में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉल ले ले दीवार की तरफ फेंके, तो ये आप एक्शन कर रहे हैं, वापस आपकी तरफ बॉल आ रही, और जितनी चीज के साथ फेंकी उतनी चीज की तरफ आएगी, तो दीवार उस पर रिएक्शन कर रहे हैं। फिर मैथमेटिकली आप लिखिए कि F12 इज इक्वल टू 2 1, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आई। माइनस साइन का मतलब ये कि ये एक डायरेक्शन में हो रही है और एक्शन एक डायरेक्शन में हो रहा है, रिएक्शन दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ था। अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब दो सरफेसेस आपस में रिलेटिव मोशन में होती है तो एक सरफेस जो उसके ऊपर स्लाइड कर ली तो दूसरी सरफेस उस पर एक फोर्स लगाती है, अपोजिट वाली फोर्स, और उसकी मोशन को क्या करती है, स्लो डाउन करती है। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर आप इसको खींच रहे हैं, तो खींचेंगे तो इधर ये सरफेस जो नीचे वाली सरफेस इस पे एक अपोजिट फोर्स लगाएगी और इसकी मोशन को क्या करेगी, स्लो डाउन करेगी। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन। और ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जैसी इसकी नेचर जैसी होगी इस सरफेस की तो ये फ्रैक्शन डिपेंड। अगर नेचर ज्यादा मतलब फर्श वगैरह है तो फ्रैक्शन कम होगी, अगर क्रश कंक्रीट वगैरह चीजें हैं तो फ्रैक्शन ज्यादा होगी। दूसरी चीज बेस एरिया पे, अगर बेस एरिया ज्यादा है तो फ्रैक्शन ज्यादा है, और अगर बेस एरिया कम है तो फ्रैक्शन कम होगी। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आता है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दे। तो देखिए, फ्रैक्शन की वजह से पहली एडवांटेज, फ्रैक्शन की वजह से हम जमीन पे चलने के काबिल है। अगर फ्रैक्शन ना हो, मतलब अगर आपके पांव गीले हैं और आप फर्स्ट पे जाए दौड़ रहे हैं, गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। तो फ्रैक्शन की पहली एडवांटेज ये आती है कि इसकी वजह से हम चलने के काबिल हो जाते हैं। दूसरी एडवांटेज, इस वजह से हम माचिस की तीली वगैरह ये लगा लेते हैं और हम आग घरों में काम कर लेते हैं। तीसरी एडवांटेज इसकी ये आ जाती है कि इसी वजह से हम स्क्रू वगैरह ये सारी चीजें टाइट कर लेते हैं और ये लगी रहती है। अदरवाइज अगर फ्रैक्शन ना होती है उनके दरमियान तो ये टाइट नहीं हो सकती। अगर हमने किसी चीज को हैंग करना है तो कभी भी नहीं हैंग कर पाते। अच्छा, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो हर एक चीज की कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान होते हैं, तो इसकी भी कुछ नुकसान है। फ्रैक्शन की वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपने इंजन चालू किया है या बल्ब फैन वगैरह लगाए हैं तो वो चलते हैं, तो वो क्या होगा, वो गर्म होते हैं। गर्म होने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाती है। हमारा काम लाइट हासिल करना है लेकिन हमें साथ में हीट मिल रही है और वो आपको एक इफेक्ट आ रहा है। दूसरी एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है चीजें। आप देखिए, नॉर्मल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे आप गाड़ी चला रहे हैं बचपन में तो हाथ से ज्यादा फोर्स लगा लेते हैं और ज्यादा फोर्स तो वो गाड़ी टूट जाती है। और इसी वजह से आपकी जो मशीनरी होती है वो भी खराब हो सकती है। अगर आप इंजन के पिस्टन है ना उसमें मोबाइल ना डाले और इस तरह ऊपर हो रही है और आपको इंजन गाड़ी स्टार्ट है तो वो क्या होगा, तो अगर मोबाइल वगैरह फ्रैक्शन बहुत ज्यादा तो उसकी गिराई वगैरह सारी खराब हो जाती है। तो ये 3 एडवांटेजेस आते हैं। एक, हमारे एनर्जी वेस्ट होती है, दूसरी मशीन में डैमेज लाती है और चीजों को तोड़ फोड़ का शिकार कर लेती है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द सरफेस ऑफ द कन्वेयर बेल्ट मेड रफ। हम जो बेल्ट पहनते हैं ना आप लोग, तो उनकी वो जो पीछे वाली सरफेस होती है वो रफ क्यों होती है, तो वो इस वजह से रफ बनाई जाती है कि जब सरफेस, मैंने कहा था कि सरफेस इज कंटेक्ट में आते हैं और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है।
तो अगर ये रफ होगी तो वो आपके पेन को अच्छी तरीके से पकड़ लेगी, और अगर स्मूथ है तो हो सकता है आप दौड़ रहे हैं कभी ना कभी तो खुदा ना खास्ता पेन गिर जाएगी। तो यही बात है कि वो रफ होती है, रफ होने के साथ वो तो पेन के साथ कांटेक्ट में आती है, तो वहां पे फ्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप दौड़े कुछ भी करें तो वो आपकी पेन सेफ रहती है, अदरवाइज फिर मसला बनेगा। इसके बाद आगे आपके पास आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। देखिए हमारे पास हर एक चीज की क्वांटिटी मौजूद थी कि मतलब हमने फोर्स इतनी लगाई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अगर एक ऑब्जेक्ट की मास मोशन में तो उसको हम क्या नाम दे रहे। तो इसके लिए हमारे पास एक नया थ्योरम इंट्रोड्यूस कराया गया, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी और मास की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है आपके पास? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर किस तरह की? ये वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मोमेंटम भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी बात, अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं कि आपकी तरफ ट्रक आ रही है, उसका मास ज्यादा, आप रोकने की कोशिश कर लेते हैं तो आप नहीं रोक पाते। अगर उसी सेम स्पीड के साथ मोटरसाइकिल आ रही है तो आप फिर रोक लेते हैं, और अगर मोटरसाइकिल की वेलोसिटी आप बहुत ज्यादा कर लें तो आप रोकेंगे तो आप गिरने का चांसेस हो जाते हैं। तो ये अच्छा, इसकी यूनिट आपके पास आ जाती है न्यूटन सेकेंड्स। मोमेंटम की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड्स है, और ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें ये बताते हैं ना कि मोमेंटम फोर्स, ये शॉर्टकट चलना थे कि आप प्रूफ कर ले फोर्स जो है ना वो मोमेंटम में चेंज के बराबर है। तो हम ये चीज यहाँ पे एक प्रूफ कर लेते हैं कि देखिए, अच्छा पहले यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर वो प्रूफ कर लेते हैं। तो आप वो जो न्यूमेरिकल जो हर दफा दिए जाते हैं वो ये दिया जाता है कि आपके पास मास 2 kg है और वेलोसिटी वो 6 मीटर पर सेकेंड है। आप मोमेंटम बयान कर ले तो ये देखिए P इज इक्वल टू एम वी, तो P 2 kg मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर पर सेकेंड, तो इससे क्या आते हैं? 12 न्यूटन सेकेंड। इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आपको डेफिनेशन देनी है और फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया होगा, तो ये आपने बयान करना है। अब आप देखिए कि चेंज इन मोमेंटम, फोर्स किस की चीज की बराबर है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो हमें पता है कि फोर्स बराबर है एमई, न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू ना हम डाल सकते हैं ना मास तो कांस्टेंट है, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये vf माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी इस चीज के बराबर है। ये वैल्यू उठा के उधर डाल लें तो एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये मल्टीप्लाई कर ले एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखिए एम वी आपके पास बराबर है मोमेंटम की। अगर यहाँ पे पी एफ कर ले तो यहाँ पे वी एफ हो जाएगा क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता। तो और अगर पी आई कर ले तो एम वी आई हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को पुट कर ले तो एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये पी एफ और पी आई आपके पास बराबर है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि फोर्स मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर टाइम कम हो तो फोर्स बहुत ज्यादा होगी, और अगर टाइम ज्यादा हो तो फोर्स कम होगी। देखिए अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं ना और चीज के साथ किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकराएंगे तो अब गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज होती है ना। तो यही बात है कि फोर्स लगी और उन्होंने मोमेंटम में चेंज लाया, और अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा होगी, और अगर आप स्लो दोनों गाड़ी स्लो जा रहे हैं तो टकराएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है कि चेंज ये 44 न्यूटन सेकेंड है और फोर्स वो कितनी है? 40 न्यूटन सेकेंड। आप टाइम बताएं तो हमें पता है कि F बराबर है डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T। हमने डेल्टा T फाइंड करनी है तो ये उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो डेल्टा T इज इक्वल टू डेल P डिवाइड बाय F। सही है। अब क्या होगा कि पुटिंग वैल्यूज, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 40, तो ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर हम 4 पे कर ले तो 4 11 और 4 10 तो 11 डिवाइड बाय 10, और इससे आपके पास क्या आता है 10 11 10 1 10
1, यहाँ पे 0। मतलब ये है कि टाइम आपके पास कितना है 1.1 सेकेंड, जो कि ज्यादा है और आपके पास फोर्स ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं होगी। अच्छा, तो ये आपके पास था इस चीज का। अभी जो टॉपिक कर रहे हैं ना, ये कंफर्म पेपर में है। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जिसमें आपके पास ये वाला टॉपिक ना हो। हर दफा ये पेपर मैथमेटिक्स है इसमें, और आप इसकी मैथमेटिक्स देखिए तो मैथमेटिकली प्रूव करनी है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि फोर्स वेक्टर को डिवाइड करना, स्प्लिट करना उनके कंपोनेंट्स में, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स वेक्टर्स। अब देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक फोर्स वेक्टर है। अब इसको हम कितने कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम इसको इनफाइनाइट जितने हम चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा काम 2 कंपोनेंट से होता है, और उस कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। वो क्या है कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले और एक इधर परपेंडिकुलर, तो ये 2 कंपोनेंट, इधर एंगल बन गई थीटा, और ये वाला कितना एंगल है 90। तो ये जो इसके साथ एडजेसेंट है वो इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, और ये वाला एफ ऑफ वाई। अब क्या करें, इस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालें और मैग्नीट्यूड की निकालें, और फिर इसके साथ डायरेक्शन की निकालें। तो हमें पता है कि cos थीटा ये आपके पास बराबर होता है एफ ऑफ एक्स एफ, तो इससे आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ cos थीटा, ये आ गई। अब साइन थीटा एफ वाई की, तो साइन थीटा आपके पास बराबर होता है एफ ऑफ वाई एफ, उधर चली जाएगी तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हमने तो एफ फाइंड करने, तो यहाँ पे एफ और इधर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड। अब आपने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या लेना होगा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि वो किस चीज के बराबर होता है, परपेंडिकुलर एफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। अब थीटा ले लें, टेंजेंट थीटा एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। तो ये 3 चीजें आपने इस रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में फाइंड करनी। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि वेक्टर को उनके कंपोनेंट में डिवाइड करना। तो कंपोनेंट में डिवाइड करने के लिए हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं कि आप एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू एफ ऑफ एक्स बराबर एफ cos थीटा, एफ वाई की एफ sin थीटा, और इसी तरह एफ स्क्वायर जो है ये आपके पास बराबर आता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, और ये एफ आ जाता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई और अंडर रूट, और इसी तरह डायरेक्शन के लिए आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये टॉपिक मस्ट, मतलब साइन लगा लें कि ये वाला टॉपिक तो बस जरूर है, इसको अच्छी तरीके से सीखे और ये वाला टॉपिक जरूर आएगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया या लॉन्ग क्वेश्चन में, और मैक्सिमम चांसेस इसके लॉन्ग क्वेश्चन में होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है टॉर्क। टॉर्क किसे कहते हैं? टॉर्क कहते हैं घूमने के असर को, मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए ना और वो घूमना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक दरवाजा है और ये इसकी कब्जे वगैरह है। अब आप इसको इस तरफ खींचते हैं तो ये घूमता है ना, तो यहां से जिधर आप डायरेक्शन पे फोर्स लगाने, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है मोमेंट आर्म, और जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगाते हैं इधर एक इमेजिनरी लाइन आप कंसीडर करते हैं, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और इसकी वजह से जो असर प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं टॉर्क। मतलब टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क से, और ये अपने पास एफ क्रॉस डी। तो एफ क्रॉस डी टॉर्क किस चीज पे, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो टॉर्क फिर भी ज्यादा होगी। और टॉर्क की यूनिट क्या बन जाती है, तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन मीटर। और टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब ये कि टॉर्क या तो टॉर्क की सिर्फ 2 डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और कन्वेंशनली रिवायती तौर पे क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ना वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर इस तरह लिखा हो ना कि -5 न्यूटन मीटर, तो आप इसको कम ना समझे, इसका मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट में घूमना प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है। और इसी तरह यूनिट इसकी न्यूटन मीटर बनती है,
और टार्क हमेशा आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी कुछ खास डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब हम जाते हैं एक और टॉपिक की तरफ और वो आपका है इक्विलिब्रियम। टार्क, रिजोल्यूशन और इक्विलिब्रियम, इन तीनों में से तो दो कंफर्म पेपर में होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। इक्विलिब्रियम अगर आप उर्दू में देखें तो इसको हम कहते हैं तवाज़ुन। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा ले, एक ऑब्जेक्ट पे एक वक्त पे एक से ज्यादा फोर्स लगाए और उसकी हालत में चेंज ना आ जाए, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब acting in a several forces together in object, there is no change in translation motion as well as rotational motion, तो then the object is called in equilibrium। अगर ऑब्जेक्ट की ना ट्रांसलेशन मोशन में कोई चेंज आ जाए और ना रोटेशन मोशन में कोई चेंज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की हमारे पास टू कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है? दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उसमें ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस ना हो जाए, मिसाल के तौर पर एक फोर्स मैं इधर लगा लूं और एक इधर लगा लूं और ऑब्जेक्ट अपनी हालत चेंज ना करे, रेस्ट भी रहे, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि तमाम टार्क तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, जीरो। F1, F2, F3 वो तमाम क्या होनी चाहिए, जीरो। और दूसरी कंडीशन हमें ये बताती है कि सम ऑफ टार्क, जितनी भी टार्क है तमाम नेट टार्क, वो किस चीज के बराबर होनी चाहिए, जीरो। अब मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट में दो तरह के टार्क प्रोड्यूस होते हैं, एक इधर से और एक इधर से, ये घूमेगा, तो मतलब ये कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है और यहाँ से, ये दोनों आपस में बराबर हो तो ऑब्जेक्ट किसी तरह भी, ये देखें एक इधर और एक इधर, दोनों मेरे बराबर लग रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्ट में किसी भी किस्म की रोटेशन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, तो हम कहते हैं कि इनमें टार्कों का सम भी क्या है, जीरो है। तो तमाम टार्कों का दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि तमाम टार्क का और तमाम फोर्सेस का मजमुआ अगर जीरो हो तो तब हम कहते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की टाइप्स आते हैं। एक टाइप्स को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट, स्टैटिक निकला है साकिन से, जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे और वो अपनी हालत रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे ये वाले चार फोर्स लग रही है लेकिन इसकी हालत चेंज नहीं हो रही। दूसरी आपके पास आती है डायनामिक का मतलब ये है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप फोर्स लगाएं, उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो जाए, तो तब भी नेट फोर्स जीरो होगी ना, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसकी दो तरह की टाइप्स और हैं, एक डायनामिक ट्रांसलेशनल, जो पैराशूट की मदद से बंदा नीचे आ जाता है तो उसको हम डायनामिक ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ लेकिन उनमें जो ट्रांसफर है ना वो सेम है। और दूसरी आपके पास जो आती है वो आपके पास आ जाती है एक रोटेशनल, सीढ़ी जो है ना वो घूमती है, तो वो भी एक खास डायनामिक के साथ घूमती है। तो ये था ये वाला टॉपिक, और ये तीन टॉपिक, मतलब चैप्टर 4 में से ये तीन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक जरूरी है, वो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन किसे कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरह दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एक फोर्स होती है जो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मिसाल के तौर पर ये वाला एक मास है और ये एक दूसरा मास है m1 m2, तो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब इनके सेंटर से जो ये डिस्टेंस r है उनकी स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, अगर हम f ऑफ g दोनों इक्वेशन को कंबाइन, एक 1 और 2 को कंबाइन कर ले, तो m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर ये आ जाएगा। अब क्या होगा कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, f ऑफ g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाती है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये हमें क्या बताती है, ये जो फोर्स है ना उनके दरमियान दो मासेस के प्रोडक्ट के बराबर और इनके दरमियान जो डिस्टेंस उनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जी आपके पास की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपने याद रखनी है। और ये न्यूटन ने इसमें यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है इसको, कि ये पूरी दुनिया में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक जैसे एक्ट करते हैं, मतलब चेंज नहीं होती, ये हमेशा मासेस पे डिपेंड करती है। मासेस ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, मासेस कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। दूसरी बात ये, अगर आप दुनिया के एक कोने में और दूसरा बंदा दूसरी जगह पे है तो तब भी उनके दरमियान ये फोर्स
महसूस होगी, मतलब मौजूद होगी। अगर वो महसूस नहीं करता लेकिन मौजूद होगी जरूर। और इसी वजह से ये चीजें आप देख रहे हैं जमीन की तरफ, हर एक चीज जमीन फोर्स लगाती है और सूरज जमीन पे लगाती है, तो ये हर एक चीज एक दूसरे पे लगती है। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि डज द सन एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द अर्थ देन द एक्सर्टेड ऑन द सन बाय द अर्थ, एक्सप्लेन। कि ये कह रहे हैं कि क्या सूरज जमीन पे ज्यादा फोर्स लगाती है और बनिस्बत अर्थ के, क्योंकि अर्थ उससे कम लगाएगी, उनका मास सेम है। तो आप इसका आंसर क्या है कि नो, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। जितनी जमीन उस पे लगाएगी ना, सन भी उतना लगाएगा। अगर ज्यादा लगाएंगे तो वो क्या होगा, तो उसकी तरफ चली जाएगी ना। तो ये बात गलत है, हम तो सिर्फ उसके साथ घूम रहे हैं, तो वो बात गलत है। जितनी जमीन लगा रही उतनी उनपे सन भी लगा रही है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है मून अट्रैक्ट बाय द अर्थ व्हाई इट डज नॉट फॉल। अब ये आप कह रहे हैं कि जमीन मून को खींचती है और उनका मास तो कम है, तो वो उनकी वजह से गिरती क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि जमीन जितनी फोर्स मून पे लगाती है उतनी मून इन पे लगाती है, और इस वजह से वो गिरने के बजाय रोटेशन तार, और वो क्या कर रही है, जमीन की गिर्द इस तरह घूम रही है। दोनों की फोर्स सेम है, तो नीचे आने की बजाय इस तरह रोटेशन शुरू कर देती है। अच्छा, अब हम एक इसी की मदद से, इस लॉ ऑफ यूनिवर्सल की मदद से हम मास ऑफ द अर्थ, जब न्यूटन ने ये चीज दी थी तो लोगों को इस इतना फायदा हुआ कि अब इसकी वजह से आप किसी भी प्लेनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यही यूज कर लेते हैं और मास ऑफ अर्थ फाइंड कर लेते हैं। तो टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो आर ई के बराबर है। ये मास ऑफ अर्थ है और ये एम नॉट है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो फोर्स लगती है वो कितनी है, एफ ऑफ जी, वो आपके पास बराबर है जी m1 की जगह पे m0 और r की जगह पे दूसरे m2 की जगह me और r e स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इस ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लग रही है ना वो उसके वेट के बराबर है, क्योंकि जितनी भी फोर्स लगेगी वो जितना इसका वेट होगा उतनी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू वेट, और वेट आपके पास बराबर है एम नॉट जी। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लो। तो कंबाइन करने से क्या होता है कि लेफ्ट साइड तो इक्वल है तो राइट साइड हम इक्वल ले लेते हैं। तो जी एम ई एम नॉट डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करनी है, तो मास ऑफ अर्थ आपके पास आ जाएगी जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। अब यहाँ पे आर ई आपके पास है 6.4 10⁻⁶ मीटर, और ये भी आपके पास, और जी आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी आपके पास है 6.67 10⁻⁻11। इनकी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो मास ऑफ अर्थ 9.8 6.4 10⁻⁶ और 6.67 10⁻⁻11। तो इससे आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। तो ये आपके पास इस तरह हम क्या फाइंड कर लेते हैं, मास ऑफ अर्थ फाइंड कर लेते हैं। अब किस तरह फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस पे ले लेते हैं और उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसी मदद से ये आपके पास एक लॉ क्वेश्चन है और ये सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे इस पे टॉपिक ये कर लेते हैं कि हम बताएंगे कि ये जो वेट है ये लोकेशन के साथ चेंज होती है। अच्छा, आपके पास है कि वेट चेंज विद लोकेशन। अब वेट चेंज विद लोकेशंस मतलब लोकेशन के साथ आपके पास क्या होगा, वेट चेंज होगा। इस तरह अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का सहारा लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर h हाइट पे है, यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो r e है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये वाला h, और इधर से इधर तक जो डिस्टेंस बन रही है ना वो क्या है, r। अब हम क्या कर लेते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम वही ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लेना होगा, एफ जी इज इक्वल टू जी एम नॉट एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सही है, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई। अब आप ये बताएं कि इधर पे जो ग्रेविटी एक्ट करेगी जी ऑफ एच, वो आपके पास होगी जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 बन गई। सही है, अब हमने
एक और वैल्यू फाइंड की थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जब ये इधर हो, जमीन की सरफेस पे हो, तो वो कितनी होगी, जी होगी, और वो आपके पास आएगी GME/RE², इस चीज के बराबर आएगी। अब आप क्या करें कि GME की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो उधर, ये उधर चली जाएगी, तो GME=GRE², ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू उठाए और 2 में पुट कर ले, तो पुट इन इक्वेशन G(h) GRE²/RE+H², तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमें क्या बताती है कि देखिए G(h) हाइट पे, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, फर्क सिर्फ h में आ रहा है। मतलब अगर h ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, अगर h कम होगा तो g की वैल्यू कम होगी। ये वाली ये हम इससे आगे एक टॉपिक आता है कि g वैल्यू चेंज विद एल्टीट्यूड्स, तो उसमें से हम g की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो वो आप यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज किया, क्योंकि हम यहाँ पे वो वाले टॉपिक फोकस कर रहे हैं जो जरूरी है। तो आपको लोकेशन के साथ g में चेंज आ रहा है वो प्रूव करना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इधर से g की वैल्यू जो निकलती है वो GME/RE+H², वो आ जाएगा। g की जब ये हाइट इधर हो ऑब्जेक्ट, तो उस पे g की वैल्यू GME/RE², इससे GME की वैल्यू निकाले, तो ये उधर चली जाएगी, वो पुट कर ले, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब ये फाइनल रिजल्ट हमें क्या बताते हैं कि इधर g भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और सिर्फ चेंज वेरिएबल किस चीज पे है, h में है। तो h के साथ देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब ये है कि जितना h ज्यादा होगा g(h) की वैल्यू कम होगी, अगर h कम होगा तो g(h) की वैल्यू ज्यादा होगी। अब हम आगे एक और टॉपिक कर लेते हैं, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके गिर्द एक खास रास्ते, जिस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं, उसके गिर्द घूमना शुरू कर दे, और दूसरा जिसके गिर्द घूम रहे हो वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो कि इसका सेंटर ऑफ मास इन में आ जाए, इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सैटेलाइट्स। अब हमारे पास दो तरह की सैटेलाइट्स है, एक हमारे पास है नेचुरली अर्थिंग सैटेलाइट्स जो कुदरती तौर पे है, जैसे मून एक नेचुरली सैटेलाइट्स है, और दूसरी आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि किसी ह्यूमन ने किसी खास मकसद के लिए बनाए हो और स्पेस में भेजे हो, और जमीन के गिर्द या किसी और प्लैनेट के गिर्द घूम रहे हो, और उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो। कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि इंटरनेट वगैरह के हैं, इसी तरह आपके पास वेदर रिपोर्ट्स, ये सारे सैटेलाइट्स की मदद से हमें आते हैं। तो अब आपको कह रहे हैं कि मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। अब मोशन ऑफ सैटेलाइट्स क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस सैटेलाइट को जमीन से ऊपर भेज रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा स्पीड देंगे तो ये जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएंगे और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, ये वापस कभी भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और अगर कम स्पीड देंगे तो ये वापस आके जमीन के साथ टकरा जाएंगे और आपकी सैटेलाइट खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपने एक खास स्पीड देनी होगी, और वो स्पीड कितनी होगी, वो सर्कल, आपने वो जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ऑर्बिट है, तकरीबन मतलब नियरली सर्कुलर है, और सर्कुलर ऑर्बिट में देनी है। तो अब पहले हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख लेते हैं कि देखिए GFG और MS, मतलब मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट, जितनी भी सैटेलाइट की मास है डिवाइड बाय R², ये आ गई जितनी हाइट पे आपने भेजनी है। अब जब वो सर्कल में घूम रहे हैं तो उस पे एक और फोर्स कर लीजिए जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv² डिवाइड बाय r। अब ये दोनों बराबर है, तभी तो ये घूम रहे हैं ना। हमने अभी आगे बताया कि अर्थ और मून जो चक्कर लगा रहे हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, उस वजह से उनमें सर्कुलर मोशन करेंगे, तो ये दोनों बराबर है। तो ये ms है, ms v² डिवाइड बाय r, GME/MS डिवाइड बाय R²। अब ये R² इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर दे, तो v² आपके पास आ जाएगी GME डिवाइड बाय R, और ये स्क्वायर रूट के साथ बस यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये खत्म हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमें इसकी स्पीड क्या की ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और R जितनी हाइट आपने दी है। अगर आप मिसाल के तौर पर ये R जो आपके पास बराबर है, ये आपके पास आता है GME डिवाइड बाय RE+H, यहां से यहां तक RE जितनी हाइट H, तो इन दोनों के सम के बराबर है। अब आपने क्या कर लेना है, अगर आप इसको इतनी हाइट दे दे
जो h आपके पास आ जाए ये तमाम r e प्लस h ये आपके पास आ जाए 35.9 10⁵ मीटर। तो आपके पास सैटेलाइट क्या हो जाएगी, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब ये कि अगर एक सैटेलाइट इधर पे है ना और ये जमीन जितनी स्पीड के साथ घूमे हमें पता है घूम रही है ना, तो ये भी उसी के साथ घूमेगी। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये सैटेलाइट बिल्कुल रेस्ट पे है। और अगर ये जमीन ये वाला हिस्सा जमीन के इधर पहुंचेगा तो ये भी इधर होगी, अगर इधर पहुंचेगा तो ये इधर। तो इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी में इसकी जो वेलोसिटी आ जाती है वो आपके पास आ जाती है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ जब h और r कितनी हाइट हो इतनी हो तो ये आपके पास क्या होगी, आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये सैटेलाइट बिल्कुल घूमेगी नहीं, बिल्कुल रेस्ट हाल में। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट अगर मिसाल के तौर पर इतने इलाके को कवर करें और इधर जो मोबाइल वगैरह कम्युनिकेशन की सैटेलाइट है वो इनके साथ अटैच है, तो वो हमेशा इन्हीं के साथ होंगे। अगर ये इनकी स्पीड में कुछ फर्क होता तो ये तो आगे निकल जाती है, जो जमीन पीछे रह जाती तो दूसरी सैटेलाइट आती तो आपके मोबाइल में वो लोडिंग आ जाती और नेट वो कनेक्शन ले लेता, तो इस वजह से आपके मोबाइल में क्या बनती, लोडिंग बनती। ये हो गया। अब 5वें चैप्टर तक हमने जो बहुत जरूरी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब हम आगे जाएंगे, इस चैप्टर 6 वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्क। मतलब वर्क किसे कहते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो उसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वर्क किया। मतलब फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर ले और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, आपने इधर से फोर्स अप्लाई कर ली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, आपके पास वर्क है। अब वर्क आपके पास एक कौन सी क्वांटिटी है, ये एक आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। और क्योंकि वर्क की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, बस अब हम कहते हैं कि इसने इतना वर्क किया और इतने, और इसकी अगर आप यूनिट देखें तो यूनिट आपके पास न्यूटन मीटर, और इसको हम एक आम नाम दे देते हैं जूल, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर ले और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क की क्वेश्चन नहीं आता, अब इसके हवाले से एक जो जरूर क्वेश्चन आते हैं वो याद है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट में लगाते हैं वो वर्क करते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कि अगर मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है और आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इसको इस तरह घुमा रहे हैं, तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रही है ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहे हैं, कितनी एंगल बन रही है, 90। और अगर आप वर्क का फॉर्मूला दें तो F डॉट D, जब हम डॉट को खत्म कर लेते हैं तो F डॉट cos थीटा आता है, और अब cos एंगल कितनी है, 90, cos 90। तो cos 90 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर। तो मतलब आपके पास वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसका मतलब ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं करती, वो सिर्फ रोटेशन कर रही है, रोटेशन तो कुछ भी नहीं है। तो मैथमेटिकली हमें सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में वर्क नहीं करती। ये क्वेश्चन बहुत दफा आया है पेपर में, आप पास्ट पेपर निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि यही क्वेश्चन बहुत जरूरी है। चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में कि आपको कैन अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू डू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट, तो नो। और फिर आप मैथमेटिक्स में इस तरह उसका आंसर दे देंगे और एक डायग्राम बना लेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट इधर भी हो तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर जा रहे हैं और कितनी बन रही एंगल, 90। अगर इधर हो तो यहाँ पे भी हर जगह पे 90 एंगल बन रही है, तो 90 से ये क्या बन जाएगा, 0। अच्छा, दूसरा आज जाते हैं कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट रिमेन्स द सेम एलिवेशन। अगर एक हाइट पे हो तो क्या उसकी अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी वो चेंज हो सकती है। तो अगर सेम हाइट पे हो ना तो सेम हाइट पे वो चेंज नहीं हो सकती। किस वजह से चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से वो जमीन जिस फोर्स के साथ उनको खींच रहे हैं ना, ग्रेविटी तो हम जमीन के साथ ले रहे हैं, जिस फोर्स के साथ ले रहे हैं तो उसमें किसी भी किस्म की चेंज नहीं आती। ठीक है, तो अगर एलिवेशन चेंज हो जाए तो ग्रेविटेशनल में चेंज आ जाती है। अगर यहाँ पे इसको आप थोड़ी सी हाइट पे कर ले तो अब ये देखिए चेंज आ गई, तो अब होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन वर्क में आ जाते हैं। तीसरा आपके पास क्वेश्चन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अच्छा, मास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये फार्मूला, यहां से मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद स्टार्ट हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स का अभी ये फार्मूला में क्या बताता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। आइंस्टाइन से पहले लोग ये समझते थे कि एनर्जी अलग चीज है, मास अलग चीज है, लेकिन आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन की मदद से ये बताया हमें
कि नहीं, मास और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल है और ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ई आपके पास एनर्जी है, एम आपके पास मास और सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट। अब ये आपके पास यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ पे बहुत डिटेल के साथ नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ इतना बयान करना है कि इस इक्वेशन के मुताबिक मास और एनर्जी आपस में बराबर है और ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। और ई एनर्जी है, एम मास है और सी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है, 384 मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये आपके पास आ जाती है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब आगे एक टॉपिक है, वो आपके पास आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं कारकर्दगी, मतलब आप कितना एनर्जी एक ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं और वो कितनी काम आपको वापस दे रही है, कितनी आउटपुट एनर्जी। अगर आप देखें तो इनपुट फर्क, इन दोनों की रेशो को हम कहते हैं एफिशिएंसी। अब कोई भी मशीन, आप किसी भी किस्म का मशीन, मोबाइल, कोई भी चीज खरीदें तो आप एफिशिएंसी के बारे में जरूर पूछते हैं और देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कैसी है, मतलब कारकर्दगी कितनी है, ये मुझसे कितनी एनर्जी लेगा और कितनी एनर्जी देगा। अब आप लोगों ने देखे हैं कि जो पहले जमाने में हमारे घर में रेड येलो कलर के बल्ब यूज होते हैं, उसकी एफिशिएंसी कम थी। 100 वाट वाले जो बल्ब हम गए थे, क्यों? क्योंकि वो हमें बिजली ज्यादा लेती थी और हमें लाइट कम देती थी। अब उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, वो 5% थी। अब जो फ्लोरोसेंट वाले ये वाले बल्ब आए हैं ना, एलईडी वाले, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 25% है। अब ये देखिए कितना फर्क आ रहा है कि मतलब सेम एनर्जी पे अगर हम दोनों को मिसाल के तौर पर 10 वाट बिजली दी तो ये हमें 5% काम वापस दे रहे हैं और दूसरा हमें 25%। तो ये वाले अच्छे है ना, उन मसला क्या था, वो वाले ज्यादातर गर्म जल्दी हो जाते थे, ये वाले जो है ना, ये वाले ज्यादा गर्म नहीं होते। तो इस वजह से ये वाले हम यूज करते हैं और वो वाले हम यूज नहीं करते। अच्छा, एफिशिएंसी की समझ आ गई, तो इसको हम इन द टर्म ऑफ एनर्जी लिख लेते हैं। तो वर्क एनर्जी के बराबर है, तो हम कहते हैं कि एफिशिएंसी आपके पास आउटपुट और इनपुट एनर्जी की रेशो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। और एफिशिएंसी हमेशा हम परसेंटेज में लेते हैं कि एफिशिएंसी परसेंटेज, तो वो कितनी है, ई नॉट ई आई मल्टीप्लाई बाय 100। और याद, ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी परसेंटेज। और याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपको पास उसकी एफिशिएंसी 100% हो। मैक्सिमम 85, 80, 90 तक जा सकती है, 98 तक भी जा सकती है, लेकिन ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसी डिवाइस पॉसिबल है जिसको हम बना ले और उसकी एनर्जी क्या हो, 100% एफिशिएंसी हो। तो आपने नो, क्योंकि एनर्जी हमेशा हमारे पास वेस्ट होगी, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ फ्रैक्शन में, कुछ किसी चीज में, तो एफिशिएंसी वेस्ट होती जाएगी। अच्छा, पावर, इसके आगे एक टॉपिक है पावर। तो पावर कैसे कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो बंदा जो काम करता है ना, जो जितनी जल्दी कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी पावर इतनी है। अगर एक मिसाल के तौर पर आपको एक चीज दी दूं कि ऊपर ले जाएं और आप 5 मिनट में लेके ऊपर चले जाते हैं और आपका दोस्त 2 मिनट में लेके जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आपकी दोस्त की पावर ज्यादा है, कि सेम काम उसने कम टाइम में किया है। तो पावर आपके पास ये आ जाती है और ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो आपके पास बनती है वो आपके पास वाट बनती है, ठीक है। लेकिन हम इसको, वाट इसकी छोटी यूनिट है तो हम इसको हॉर्स पावर में ले लेते हैं, तो हॉर्स किलोवाट में ले लेते हैं, जो किलोवाट में बिजली वगैरह में आपने देखा है ना कि आपने किलोवाट इतनी जो एनर्जी यूज की, और ये वाली तो बड़ी इसकी जो आती है वो है किलोवाट, ठीक है। तो वो, या ज्यादातर हम इसको हॉर्स पावर में एच भी इसको हम लिख लेते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक आती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर कि मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 7 से ये पढ़ा है कि हम मॉलिक्यूल के लेवल पे एटम्स किस तरह बने। तो हम सबसे पहले सॉलिड बयान करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 किस्म की मैटर है हमारे पास। अब देखिए सॉलिड में क्या है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ क्लोज पैक्ड है और उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, क्लोज पैक्ड है और इसको एक खास शेप दिया है। और इनकी तो इसकी फिक्स शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम। अब लिक्विड में क्या है कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान फासला है, तो इस वजह से इसकी शेप जो है ना वो फिक्स नहीं है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वो वीक है और इनकी शेप जो है ना वो नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम क्या है, वो फिक्स है। अब गैस की तरफ आते हैं। गैस का जो मॉलिक्यूल की तरफ फासला है वो लिक्विड के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि इनकी नो फिक्स शेप है,
नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। ना इसकी फिक्स शेप है और ना फिक्स वॉल्यूम है। मतलब अगर आप गैस के मॉलिक्यूल देखे तो वो हमें ना तो उसकी शक्ल, जिस बर्तन में आप गैस कंप्रेस भी कर सकते हैं और वो अगर थोड़ी सी गैस पूरी कमरे में भी आ सकती है और आप कंप्रेस करें तो ज्यादा सी गैस छोटे से सिलेंडर में बन कर सकते। तो ये आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी था। और अब आपने प्रूव करना है लिक्विड प्रेशर, और फिर हमने देखना है कि वो लिक्विड प्रेशर हाइट के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हमारा टॉपिक जो है वो है लिक्विड प्रेशर का। अब ये एक बर्तन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका वेट तो नीचे की तरफ है, ठीक है, और इस पे क्या करिए, ये वाली लिक्विड है, ये पानी है, ये इस पे ये वाटर है, ठीक है, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, वाटर है। ये इस पे इस तरह प्रेशर लगा रही है। अब ये ऑब्जेक्ट हाइट जितना ज्यादा होगा उस पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है तो वाटर ज्यादा इसके ऊपर होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम ये बताएं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो किस चीज के बराबर है, उसके वेट के बराबर है। और वेट किस चीज के बराबर है, mg के बराबर है। दूसरी बात हमें पता है कि रो, इसको हम डेंसिटी कहते हैं, mv के बराबर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां से मास की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो v। वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम इन द टर्म ऑफ लिक्विड लिख लेते हैं एरिया। तो वॉल्यूम आपके पास बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और ये चीज आपके पास बराबर है एरिया के, तो h आ जाएगा। यहाँ पे हम m इस तरह लिख सकते हैं कि रो ए एच। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी रो जी ए एच, ये आ गई। अब हमें पता है प्रेशर किस चीज के बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो फोर्स की वैल्यू इधर पुट कर ले तो प्रेशर आ जाएगी रो जी ए एच डिवाइड बाई ए कैंसिल हो जाएंगे। अब रो जी एच, यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल्स है डेंसिटी वो भी तो पानी की सीम होगी, कोई भी लिक्विड है उसकी सीम होगी। जी जी तो ग्रेविटी है, ये तो कांस्टेंट होती है जमीन के सरफेस पे। एच पे डिपेंड करती है। अब ये बता रही है अगर आपका हाइट इतना है पानी से ये वाली हाइट है तो आपकी प्रेशर कम है, और अगर हाइट ये वाली बन जाए तो प्रेशर ज्यादा होगी। तो इससे हमें ये बात प्रूफ हो गई कि लिक्विड प्रेशर हाइट के साथ इंक्रीज होती है। मतलब जितना आप पानी के अंदर जाएंगे आप पे लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, जितना आप ऊपर होंगे तो लिक्विड प्रेशर उतना ही कम होगा। अब इससे आगे आपके पास एक और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस लास्ट दो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं। तो आपके पेपर में 80 to 90% पेपर आप टॉपिक यहां से पेपर आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। आर्चिमेदेस प्रिंसिपल, आर्चिमेदेस प्रिंसिपल से पहले हम समझ लेते हैं अप थ्रस्ट फोर्स एंड बुयांसी। अप थ्रस्ट फोर्स एंड बुयांसी, अब ये क्या है कि जब आपने देखा होगा कि आप किसी चीज को पानी में डुबोते हैं इस तरह, तो पानी नीचे से एक फोर्स लगाती है। अगर आप तेजी के साथ डुबोते हैं तो वो तेजी के साथ एक फोर्स आती है आपको रुकावट देने के लिए, या आप किसी चीज को ऊपर खींचते हैं तो आप देखते हैं कि वो हल्की होती है, लेकिन पानी की सतह जैसी बाहर आ जाती है तो वो भारी हो जाती है। तो नीचे से जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं बुयांसी। पानी या लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है रिएक्शन के तौर पर, इसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, और इस फिनोमेना या उसूल को कहा जाता है बुयांसी। अब इसके मुताबिक आर्चिमेदेस ने क्या बयान किया कि आप किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या सबमर्ज करें वाटर में तो वो क्या होगी, वाटर इस पे एक फोर्स लगाएगी, और वो कितनी होगी, जितना ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा, वाटर के डिस्प्लेस वेट के बराबर होगी। अगर मिसाल के तौर पर आप ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ही उस पे वो फोर्स आएगी। अगर ये ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा तो अप थ्रस्ट फोर्स ज्यादा आएगी, और अगर कम करेगा तो वो क्या होगी, कम फोर्स आएगी। और यही हमें फिर बताती है कि अगर आपके पास जो अप थ्रस्ट फोर्स है ये जितनी पानी को डिस्प्लेस करे वो फोर्स इसके वेट से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर रहेगा, और अगर वो इसके वेट से कम हो तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, पानी में अंदर चला जाएगा। और इसके लिए आपके पास एक रेशो आ जाती है, वो आपके पास वो रेशो बराबर होती है एफ बी रो नॉट और रो बी। अब ये रेशो हमें ये बताती है ना कि अगर ये 1 है मतलब ये है कि ये दोनों बराबर है तो आपका ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, और अगर ये
1 से ग्रेटर है तो ये बियॉन्ड की फोर्स ज्यादा है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर होगा। और अगर ये 1 से कम है तो मतलब ये वाली ज्यादा है तो आपका ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है। तो ये 3 तरह के टाइप्स हमारे पास बन रहे हैं, समझ आए। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है आपके पास पास्कल प्रिंसिपल। पास्कल प्रिंसिपल हमें क्या बताती है कि जब हम किसी लिक्विड पे प्रेशर लगाते हैं तो वो उस लिक्विड के तमाम पार्टिकल में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकल पे ज्यादा या किसी पार्टिकल पे कम। मिसाल के तौर पे ये एक लिक्विड, यहाँ पे आप इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, ये वाली जो प्रेशर लग रही है ये इन लिक्विड के तमाम पार्टिकल्स में एक जैसा ही ट्रांसफर हो रही है, इसमें किसी भी किस्म की चेंज नहीं आ रही है। तो इसका हमें फायदा क्या हुआ कि इसकी मदद से हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह ये चीजें बना ली। तो हम कम एरिया पे कम फोर्स लगाने तो दूसरी साइड पे अगर एरिया ज्यादा हो तो लिक्विड की मदद से हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास सर्विस स्टेशन में गाड़ियों को उठाते हैं ना, तो वो एक साइड पे एरिया कम होता है, दूसरी साइड पे एरिया ज्यादा होता है, तो उसी की मदद से वो क्या हो जाता है, चीजों को ऊपर उठा लेते हैं। अब किस तरह होता है, इस तरह होता है, ये जहां पे लिक्विड से भरी हुई है, पूरी लिक्विड से भरी हुई है। अब इधर आप फोर्स लगा लेते हैं तो इधर अगर गाड़ी है या कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, वो उठ जाता है। इस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो F1 है और इधर एरिया जो है ना F2 है, और यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है वो F3 है और इसका एरिया 2 है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल रूल P1 यहाँ पे जो प्रेशर लग रही है वो बराबर है P2, क्योंकि प्रेशर हर जगह पे एक जैसी ट्रांसफर हो रही है। तो मतलब ये कि प्रेशर का फोर्स डिवाइड बाय एरिया F2 डिवाइड बाय E2। अब हमें तो फोर्स मालूम करनी है, क्योंकि F1 जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो भी हमें पता है, A1 जितने एरिया पे लग रही है ये भी हमें पता है, जितना एरिया पे हम हासिल कर रहे हैं ये वाली वैल्यू भी हमें पता है। F2 कितनी लग रही है ये वाली हमें पता नहीं है, तो F2 आपके पास आ जाएगी F1 A1 मल्टीप्लाई बाय E2। ये आपको बताइए कि फोर्स कितनी हासिल हो। अगर आपके पास ये वाला एरिया हो 100 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स आपने लगा ली 1 न्यूटन, और इधर आपके पास एरिया हो 100 मीटर स्क्वायर, तो दूसरी साइड पे आपके पास जो फोर्स आएगी ना वो 100 न्यूटन होगी। किस तरह, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 न्यूटन। तो देखिए ये इसकी खूबसूरती है कि छोटे से फोर्स की मदद से आप कितने बड़े ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। 1 न्यूटन फोर्स से आप 100 न्यूटन फोर्स बना रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड फोर्स। तो इस वजह से जो बैग में गाड़ियों को उठाते हैं तो छोटी सी एरिया पे हम फोर्स लगा लेते हैं। वैसे आम हालत में तो हमें गाड़ी उठाना हमारी मुश्किल होता है, तो छोटी सी एरिया पे फोर्स लगा लेते हैं और आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन हर दफा दिए जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ये वाले कुछ क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या है। अच्छा देखिए, पहले डिफरेंशिएट के लिए आपने एक साइड पे लाइन लगानी, एक तरफ से बॉइलिंग और एक तरफ से इवेपोरेशन। तो देखिए बॉइलिंग जो है ना ये आपके पास एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है और इवेपोरेशन आपके पास हर टेम्परेचर पे होती है। बॉइलिंग के लिए खास हर मटेरियल का, जैसे अगर वाटर का देखें तो 100 सेंटीग्रेड पे होता है, और इवेपोरेशन आपके पास एक सिर्फ और सिर्फ हर टेम्परेचर पे हर वक्त हो सकती है। दूसरी, बॉइलिंग अगर थ्रू आउट द लिक्विड, बॉइलिंग क्या है कि वो पूरी लिक्विड से हो सकती है, लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस से होगी। ठीक है। तीसरी आपके पास आती है बॉइलिंग रिक्वायर्ड एक्सटर्नल हीट। बॉइलिंग के लिए क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि अब 100 तो यहाँ पे है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सटर्नल हीट देंगे तभी तो बॉइलिंग होगी। अगर एक्सटर्नल हीट नहीं देंगे तो बॉइलिंग नहीं हो सकती। लेकिन इवेपोरेशन आपके पास ऐसी है कि उनके लिए एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग आपके पास एक रैपिड अचानक तेज प्रोसेस है और इवेपोरेशन आपके पास स्लो प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है लैंड फ्रीज एंड सी फ्रीज। ये चीज आपके पास क्या है, तो जो इलाके समंदर के करीब मतलब कराची वगैरह ये वाले इलाकों में क्या होते हैं कि दिन के वक्त पानी का आपको पता है स्पेसिफिक हीट ज्यादा है और इधर जो सराउंडिंग एरिया है उनका कम। तो अब दिन के वक्त क्या होता है कि वहां पे एयर, जो शहरी इलाके हैं वहां पे हवा जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है
और समंदर पे हवा तो ठंडी रहती है, तो ठंडी हवा हमेशा बाहरी रहती है, तो वो इस तरफ आती है। तो आपका मौसम क्या होगा? मुअतदिल होगा। रात के वक्त अब दिन पे उन पे सूरज पड़ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी वो गर्म हो जाती है। अब जब गर्म हो गई तो शाम को अब क्या होगा कि यहाँ पे ये इलाका और इधर वाला इलाका जमीन जल्दी ठंडी भी होती है, तो जल्दी ठंडी हो गई, वो गर्म हो गई। अब यहाँ पे सर्दी ज्यादा, वहां पे गर्मी, तो यहाँ से ठंडी हवा समंदर की तरफ जाती है। तो समंदर की तरफ जाएगी तो अब क्या होगा? इधर मौसम अच्छा होगा, मतलब ज्यादा सर्दी नहीं होगी, मुअतदिल रहेगा। और समंदर की तरफ क्या होती जाएगी? ठंडी हवा जाती पूरी रात। तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज का मतलब ये कि जमीन से हवा जाए समंदर की तरफ, और सी ब्रीज का समंदर से आ जाती है जमीन की तरफ। तो ये कहाँ होता है? लैंड ब्रीज रात के वक्त होती है और सी ब्रीज दिन के वक्त होती है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ इज द कन्वेंशनल करंट यूजफुल हीटिंग वेरिफिकेशन बिल्डिंग सिस्टम। कन्वेंशनल करंट हमें बिल्डिंग में, ये बुक में नहीं है कि कन्वेंशनल करंट हमें बिल्डिंग में किस तरह फायदा देती है चीजों बनाने के। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब ये है कि हवा का जो गर्म हवा हो वो ऊपर जाना और ठंडी हवा का नीचे आना, इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। गर्म हवा का ऊपर जाना और ठंडी हवा का नीचे आना। तो अब देखिए रात के वक्त, अगर सर्दी के मौसम में आप हीटर लगाते हैं, तो हीटर की वजह से क्या हो जाती है? नीचे वाली हवा गर्म हो जाती है और ऊपर वाली ठंडी रहती है। अब ये क्या होगा? ये जब गर्म हो जाती है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये ऊपर चली जाती है और वो नीचे आ जाती है। तो इस वजह से हमारा कमरा नीचे ये भी गर्म हो जाती है। तो हमें ये कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारे पास ये क्या होती है? बिल्डिंग वो जल्दी गर्म हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हम इनको जब चीजों को बनाते हैं, तो आपने देखे ना कि जो हम रोशनदान बनाते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। वो ऊपर की तरफ क्यों होता है? कि जब गर्मियों में हमारे कमरे का नीचे वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो जाए, तो हवा क्या हो जाती है? वो ऊपर हो जाती है, वहां से बाहर निकल जाती है। तो ये इसका हमारे पास एक फायदा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि ये बलून क्लॉथ्स हमें किस तरह गर्म लगते हैं। तो आपको बलून स्वेटर जो है ना, ये हीट की सबसे बेड कंडक्टर है, मतलब ये हीट लेते नहीं है। तो जब सर्दी में आप इसको पहन लेते हैं तो आपकी अंदर ठंडी हवा दाखिल नहीं हो सकती, आपके जिस्म को महसूस नहीं होती, और ना आपके जिस्म से जो गर्म है वो बाहर इनको छोड़ता नहीं है। तो इस वजह से आप बहुत देर तक अपने आप को गर्म महसूस कर लेते हैं बलून क्लॉथ की वजह से। तो ये हम यूज कर लेते हैं और बहुत अच्छी स्वेटर्स होते हैं। तो ये हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो यहाँ तक तकरीबन आपके 60 to 80% पेपर यहाँ से आएगा। ये टॉपिक्स अच्छी तरीके से सीखें और नोट्स वगैरह की फिक्र ना करें। नोट्स आप कमेंट सेक्शन में बता दें तो हम आपको नोट्स भेज देंगे। इसको अच्छी तरीके से ये एक वीडियो 2 दफा देख लें, 1-2 दफा देख लेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस वो नोट्स याद कर लें, पेपर में इंशाल्लाह आपकी 60 to 80% मार्क्स आपकी कंफर्म है अगर ये टॉपिक आप लोगों ने कर लिए। ओके, अल्लाह हाफिज, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।